शिक्षक नियमावली वर्ष 2023 से संबंधित जितनी भी कन्फ्यूजन है, जितना भी भ्रम है, आज वो सब कन्फ्यूजन, वो सब भ्रम दूर करेंगे। क्योंकि मुझे भी बहुत कॉल आया, मेरे स्टूडेंट का बहुत कॉल आ रहा है। कल शाम से ही कॉल आना शुरू हुआ है और उन लोग का इतना क्वेश्चन है, इतना डाउट है और काफ़ी परेशान भी हैं। तो उसी को आज दूर करने की कोशिश करेंगे और जो नियमावली 2023 है उस पर डीपली डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे क्वेश्चन पूछे उनको हम लिख लिए हैं। कुछ स्टूडेंट तो मोस्टली तो यही बोल रहे हैं कि हमको सर ये नियमावली बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, ये हमारे समझ से ही बाहर है। कुछ स्टूडेंट है वो कह रहे सर बहाली कैसे होगी इसके माध्यम से, जो नया नियमावली है। और कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर सीटेट का मान्यता है या नहीं है, मतलब ये है सीटेट पास होना जरूरी है या नहीं है। ओके, फिर एक और क्वेश्चन है कि इसमें अपेयरिंग वाला का क्या होगा, जो अभी अपेयरिंग में है, मतलब कि ट्रेनिंग में एडमिशन लेके सीटेट में तो एलिजिबल है, उसका क्या होगा। उनके बाद में एग्ज़ाम कौन लेगा, बीपीएससी लेगा कि सीबीएसई मतलब कि बिहार बोर्ड लेगा या कोई अलग कमीशन का मतलब निर्माण किया जाएगा, कौन एग्ज़ाम लेगा, सिलेबस कैसा होगा, किस टाइप का सिलेबस होगा, कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा। उनके बाद में क्या है कि उनको ये भी मतलब कि भय पैदा हो गया अंदर में और कि हम एग्ज़ाम पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीपीएससी ले रहा है, ये उसके माइंड में आ गया है। और फिर आप सर क्लास कब से स्टार्ट करवा रहे हैं, इसके बारे में ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राजकर्मी का दर्जा क्या होता है, इससे क्या प्रॉफिट हम लोग को मिल सकता है, इनके बारे में क्वेश्चन हैं। और कुछ और भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी टीचर हैं, वो लोग कह रहे हैं क्या कि क्या सर मतलब कि हम लोग को भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या, अगर हम लोग जॉब में ऑलरेडी है तो हम लोग का भी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, नहीं देंगे तो क्या होगा, देने से क्या फ़ायदा है। उनके बाद में कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, ये 3-4 स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ चुके हैं अभी फ़िलहाल में कि आयोग जो एग्ज़ाम लेगा उस नियमावली के तहत जो मतलब कि अभी 23 में जो बनाया गया है उसके तहत एग्ज़ाम लेगा और वो 3 बार मौका दिया जाएगा। अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं उसमें हम डिसक्वालीफाई कर जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं, तो क्या मुझे फिर से सीटेट देना पड़ेगा और फिर से यहाँ आना पड़ेगा। तो ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या हम अगर बार बार फेल होंगे तो बार बार मुझे सीटेट के माध्यम से फिर यहाँ आना पड़ेगा या एक ही बार सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये भी कन्फ्यूजन है बहुत से लोगों का। बहुत से स्टूडेंट का ये है कि सर ये आयोग जो है ये क्या मतलब कि साल होगा या 5 साल में एक बार होगा सरकार की तरफ, ये भी क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम लोग नियमावली को देख लेते हैं कि नियमावली है क्या, इसमें क्या प्रावधान है और क्या नहीं है, क्या चेंजिंग है पहले वाले से और इसमें नया क्या है। अभी देखिए हमारे हाथ में 2 लेटर है, एक हो गया आपको नियमावली वर्ष 2023 और एक जो अपर मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग के, उनका ये प्रेस नोट है। ये 2 लेटर है हमारे पास में, तो इन पे हम डीपली स्टडी किए हैं। अब इनके बारे में आपको बताते हैं जो मेन पॉइंट है जो आपके यूज के लायक है, उन्हीं को बताएंगे। सबसे पहला ये है कि इस नियमावली का जो नाम है, इस नियमावली का नाम है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023, ये नाम है इस नियमावली का। अब देखिए कि इसमें जो दिया गया है नियमावली में कि कौन कौन स्कूल होंगे इसके अंदर, कौन कौन स्कूल इसके अंदर में आएंगे। तो इसमें जो आपको प्राथमिक विद्यालय आएंगे, मध्य विद्यालय आएंगे, प्रारंभिक विद्यालय आएंगे, माध्यमिक विद्यालय आएंगे, उच्च माध्यमिक मतलब प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और जो एलिमेंट्री स्कूल है 1 से 8 वाला वो आएंगे और हाई स्कूल +2 ये सब स्कूल आएंगे इनके अंदर में। चूँकि
इन स्कूल का गवर्नमेंट संचालन भी करता है, नियंत्रण भी करता है ना। मतलब इन्हीं के गवर्नमेंट के हाथ में होता है ये स्कूल। और भी स्कूल है, जैसे और भी है जो सरकार उसको मतलब कि संचालित करती है, उसको अनुदान देती है, जैसे सरकारी मदरसा हो गया, और भी सब है। तो क्या वो इनमें होंगे? तो उनका अलग से है, वो इनमें नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी बहाली कोई कमेटी करती है, तो वो इसमें नहीं आएंगे। इसमें जो सरकार के जो नियंत्रण में स्कूल है वही आएंगे। और इसमें और भी समय समय पे चेंजिंग हो सकता है। एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात ये है कि जो टीचर बनेंगे, पहले जो टीचर थे, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय को हो या मतलब कि मध्य विद्यालय को, माध्यमिक विद्यालय को, अंतर कुछ खास नहीं था। बस अंतर सिर्फ क्या था कि हाँ, ये प्राइमरी के, ये मिडिल के, ये हाई स्कूल के, बस यही अंतर था। और थोड़ा सैलरी में अंतर था। लेकिन अब जो है, अब बहुत बड़ा अंतर होगा, बहुत बड़ा गैपिंग होगा। क्योंकि जो प्राइमरी का टीचर है, जो हाई स्कूल का टीचर है, जो मिडिल स्कूल का टीचर है, उसमें काफ़ी डिफरेंसेज होगा। वो उनका जो कैडर है वो अलग होगा। जैसे प्राइमरी टीचर का कैडर अलग होगा और जाके मिडिल स्कूल टीचर का कैडर अलग होगा। दोनों का अंतर काफ़ी होगा और उनको स्पेशल कुछ मिलेंगे। इसके बारे में भी चर्चा होगी। ओके। और सबसे बड़ा चीज़ ये जो आया है कि जिला कैडर, जिला संवर्ग, ये बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि पहले आपकी जो बहाली हो रही थी वो किसी एक नियोजन इकाई के अंतर्गत हो रहा था और आपको उसी नियोजन इकाई के अंतर्गत रहना था। ट्रांसफर वगैरह उसी के अंदर में होगा, उससे बाहर आप जा नहीं सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पंचायत के टीचर बने हैं, पंचायत शिक्षक बने हैं, तो आपका ट्रांसफर वगैरह उसी पंचायत में हो, उससे बाहर आप नहीं जा सकते थे। उनके बाद अगर आपका प्रखंड में हुआ है तो प्रखंड के अंदर में रहेंगे। तो ये सिस्टम था। अब इसको चेंज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब एक जिला कैडर बन गया है। जैसे यूपीएससी में होता है बिहार कैडर, गुजरात कैडर होता था कि बिहार कैडर में जो आईएएस अगर बिहार कैडर चूज किए हैं तो उनका ट्रांसफर वगैरह सब चीज़ बिहार में ही होगा, बिहार कैडर में ही होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ बुलाती तो अलग बात है, फिर उसको यहीं भेज देगी। ये इसी तरह से जिला कैडर हो गया है। अब आपको जिला के एक छोर से किसी और छोर जाना आसान रहेगा, ट्रांसफर भी आसान होगा। ये जिला कैडर का बहुत बड़ी खासियत है। उसके बाद ये है कि नेक्स्ट पॉइंट है नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी कि क्या प्रोसीजर है बहाली का, कैसे होगा बहाली, किस तरह से होगा, ये है। तो इसमें क्या कर रहा है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। सीधी नियुक्ति का मतलब ये है कि आप किसी एमएलए एमपी के अप्रोच से नहीं जॉब ले सकते हैं, उसके मतलब कि पहुंच से आपको जॉब नहीं मिल सकता है, बल्कि जो प्रोसीजर है कमीशन का, जो गवर्नमेंट का, उसके माध्यम से जॉब मिलेगा। ये होता सीधी भर्ती का मतलब। और क्या कर रहा है कि इस हेतु राज्य सरकार द्वारा चिन्हित आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन कर इनकी अनुशंसा शिक्षा विभाग को की जाएगी। मतलब ये है कि राज्य सरकार आप मतलब कि डिसाइड करेंगे, जो शिक्षा विभाग है वो डिसाइड करेंगे कि हम जो इन लोग का परीक्षा लेंगे बहाली से पहले वो किस आयोग के माध्यम से लेंगे, बीपीएससी के माध्यम से लेंगे कि बिहार बोर्ड के माध्यम से लेंगे, क्या किसके माध्यम से लेंगे, वो डिसाइड करेंगे। और वो उनका लिखित परीक्षा लेंगे। लिखित का मतलब होता है कि आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का या रिटन टाइप का जो भी हो, लेकिन यहाँ जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जैसे आप सीटेट में देते हैं एग्जाम, सेम होगा वो एग्जाम, मतलब उसी टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा एग्जाम। वो एग्जाम देंगे और वहाँ से जब क्वालिफाई होंगे उनके बाद में आपको फिर शिक्षा विभाग जो है जिला में आपको मतलब कि भेजा जाएगा आपके रैंक के हिसाब से। मतलब वहाँ पर पास फेल वाली बात नहीं होगी, वहाँ होगा रैंक वाला बात होगा। जो रैंक में है वो उनको मतलब कि लेटर दिया जाएगा, जो रैंक में नहीं वो ऑलरेडी फेल है। ठीक है, तो रैंकिंग वाला सिस्टम होगा यहाँ पर। और ये जो है जितने भी जिला हैं, सभी जिला जो है जो खाली पद है वो शिक्षा विभाग को, जो मतलब कि शिक्षा विभाग ये नहीं कि ये मतलब ये कहिए कि आयोग को रिपोर्ट करेंगे कि हमारे जिला में इतना सीट खाली है। आयोग सभी जिला से खाली सीट के आधार पर वो एक विज्ञप्ति जारी करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे
उसमें वो अपना रूल्स रेगुलेशन डालेंगे कि हम कैसे मतलब बहाली लेंगे, कैसे एग्जाम होगा, किस तरह से होगा, और उसका नॉर्म्स क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कितना नंबर का किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछेंगे, वो आयोग डिसाइड करेगा। मतलब ये है कि सिलेबस जो है, कैरिकुलम जो है, एग्जाम का पैटर्न जो है, वो आयोग डिसाइड करेगा। आयोग जब विज्ञप्ति जारी करेगा तो उसी में वो डिटेल्स में लिखा रहेगा कि कितना एज का चाहिए, क्या सब चाहिए, क्या होगा, मतलब कि आहर्ताएं, वो सब आहर्ताएं भी जो है यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी आयोग ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से नियुक्ति का प्रोसीजर है। इसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप भी दिया हुआ जो कि पहले से ही फिक्स है। आयोग तो डिसाइड करेंगे ही, लेकिन कुछ फिक्स जो है अभी ही हो गया है। उसमें यह है कि जो आवेदन करेंगे वो भारतीय नागरिक तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो बिहार के निवासी है सिर्फ वही आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये है कि स्थानीय नीति लागू हो चुका है। इससे पहले वाली बहाली में 5वां चरण हो, 6ठा चरण हो, कोई भी चरण हो, उसमें ये नीति लागू नहीं थी। उससे पहले यह था कोई भी कहीं से भी आइए आप जॉब लेके जाइए बिहार में। लेकिन अब जो बिहार के वासी हैं वही यहाँ अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। अब ये सिस्टम चेंज कर जाएगा। इसका डिमांड भी बहुत दिनों से हो रहा था, क्योंकि लगभग राज्य समझिए कि 10-15 प्लस राज्य होगा जो स्थानीय नियुक्ति ऑलरेडी लागू कर चुका है। जो लागू नहीं किया है वो छांटने का प्रोसेस बना लिया है। जैसे झारखंड में ये नीति लागू नहीं है, लेकिन वहाँ आपको स्थानीय भाषा आना चाहिए, झिंगा लाला कौन सा भाषा है वो सब आना चाहिए आपको। उनके बाद में आंध्र प्रदेश में आपको वहाँ जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, जब डीएससी होता है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमीशन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमीशन में आप जैसे बिहार को क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन लेगा ही नहीं। यूपी में 5 साल का निवासी मांगता है, तो बिहार में भी इस चीज को लागू कर दिया है कि आप यहाँ बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। और फिर क्या कह रहे हैं कि विद्यालय अध्यापक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मतलब कि आपका कितना सैलरी होगा, किस तरह से सिस्टम होगा, वो सब जो है राज्य सरकार डिसाइड करेगी। विद्यालय अध्यापन के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। मतलब ये है कि जो स्कूल के जो टीचर हो गए उनका कैडर जो है वो बिहार गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। ओके, और उसको निर्धारित करते रहेंगे कि ये होना चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए। और फिर क्या कर रहे हैं कि अन्य सेवा शर्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। और भी जो सेवा शर्त है, मतलब आपका जॉब की क्या सेवा शर्त है, कौन ऐसे मतलब कि आप काम करेंगे जिससे आपको मतलब कि जॉब से निकाला जा सकता है, कौन ऐसा काम करेंगे जो आपका वेतन रोका जा सकता है, कौन ऐसी काम करेंगे जो आपका मतलब कि निलंबित कर सकता है आपको, है ना। तो ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और इसमें है क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए आपको बता ही थे कि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से किया जाएगा। पाठ्यक्रम आयोग जारी करेगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। मतलब ओवरऑल सब चीज आयोग करेगा। मतलब आयोग सब चीज कर करके जो विभाग है, जो जिला है, उनको भेज देंगे। अब काम होगी जिला का ज्वाइनिंग देने का काम। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जाएगा। मतलब जो शिक्षा विभाग है उनसे वो परामर्श लेंगे, सलाह लेंगे कि किस टाइप का पैटर्न दिया जाए, क्या लेवल रहेगा, स्टैंडर्ड क्या रहेगा एग्जाम का, वो लेकिन डिसाइड आयोग करेगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यानी कि आप 3 ही चांस देगा। अगर 3 बार में आपका निकला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर आप टीचर नहीं बन पाएंगे। ये थोड़ा सा नाइंसाफी वाली बात है ना, क्योंकि बीपीएससी जो इंडिया का सबसे टफ एग्जाम होता है वो भी 5 चांस देता है, लेकिन यहाँ 3 ही मिल रहा है, जो कि गलत है। कम से कम 5 मिलना चाहिए। 3 आप उनके लिए कर दिए ना जो ऑलरेडी जॉब में है, उनके लिए कर दीजिए।
जो सरकारी सेवक है, जो जो बिल्कुल बेरोजगार है, इतना परेशान है, उनके लिए अब 3 कर दिए हैं। खैर घबराने की बात नहीं है ना, उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग, है ना। और 3 बार का वेट नहीं करेंगे, एक ही बार में निकालना है। उनके बाद फिर क्या कर रहे हैं कि आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। यानी कि आयोग जो एग्जाम लेंगे उसी के परीक्षा फल के आधार पर आपकी नियुक्ति की अनुशंसा की जाएगी विभाग से, या विभाग करेंगे जिला से, जिनसे भी हो वो करेंगे। फिर क्या कर रहे हैं कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए। मतलब ये है कि इससे पहले भी बहुत बार हुआ, इस बार भी हुआ है कि आपको जॉब मिल जाता था, जॉब मिलने के बाद में तब आपके प्रमाण पत्रों की जांच हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आयोग आपको मतलब कि एग्जाम ले लेंगे, वो आपको पास करवा देंगे, फिर आपकी वो अनुशंसा करेंगे विभाग से, जिला से, फिर आपकी प्रमाण पत्र, टोटल प्रमाण पत्र का वेरीफाई होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में तभी आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दिया जाएगा, समझे। ये सब प्रोसीजर है, इन सब प्रोसीजर को फुलफिल करना पड़ेगा। उनके बाद फिर क्या कर रहे हैं कि आरक्षण के बारे में आप लोग को मालूम ही है कि पहले क्या था, 50% रिजर्व था और जाके 50% अनरिजर्व था। अभी क्या है कि 40% अनरिजर्व है और 60% रिजर्व सीट है ना। और इनमें से जो मतलब रिजर्वेशन में उनमें से भी 50% महिला का सीट होगा। मतलब ये है कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी तो है ही, लेकिन एक अलग से बिहार में ये पॉलिसी है कि अगर कहीं पे किसी अगर जिला में 100 सीट है, उसमें 50 सीट महिला का होगी और 50 सीट पुरुष का होगा। अगर 101 सीट होता है तो उसमें 51 सीट महिला का और 50 सीट पुरुष का। ये सिस्टम है आरक्षण का, ठीक है। तो ये सब नियम है और इस नियम को और भी देखते हैं आगे। और क्या कह रहा है कि जब ये नियम लागू हो जाएगा, कल से होगा लागू, अब पुराने नियम के तहत बहाली नहीं हो सकती है। मतलब नया नियम के तहत जो भी बहाली होगा, नया नियम के तहत बहाली होगी। उनके बाद अब एक बात आता है सेवा संपुष्टि का। तो देखिए सेवा संपुष्टि क्या है, ये आपका जॉब का कंफर्मेशन है, नौकरी का कंफर्मेशन है। मतलब कि आप अगर आपकी सेवा संपुष्टि कर दी जाती है, इसका मतलब कि अब आपकी जॉब पक्की हो गई, अब आपको कोई नहीं हटा सकता है। जब कुछ ऐसा काम करेंगे तभी हट सकते हैं। मतलब ये है कि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और शैक्षिक प्रशैक्षिक प्रमाण पत्र आदि की जांच होने पर सेवा की संपुष्टि की जाएगी। अगर ये सब आप वेरीफाई होता है तो आपकी सेवा संपुष्टि हो जाएगी। वो कब होगी? जॉब के 2 साल के बाद। यानी कि 2 साल जो आपका वो जांच पीरियड है। अगर 2 साल के अंदर में कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है, विरुद्ध है, तो मात्र 1 अवसर दे करके आपको जॉब से हटा सकता है। लेकिन 2 साल का टर्म पूरा कर लेते हैं तो फिर आपको हटाने के लिए थोड़ा प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा। यही है सेवा संपुष्टि। और ट्रांसफर तो जानते ही, बिल्कुल ट्रांसफर होगा ही होगा। हर जगह ट्रांसफर करना अब आसान हो गया है ना। और देखिए इसमें क्या है नया नियमावली में, इसमें यह है कि जो शिक्षक अब बहाल होंगे वो डायरेक्ट राज्य सरकार के कर्मी होंगे, डायरेक्ट। यानी कि अगर इन फ्यूचर में, चूंकि 4-5 राज्य में पेंशन लागू हो चुका है, अगर इन फ्यूचर में ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होता है तो वो बिहार के जो राजकर्मी है उन पे लागू होगा। जो अभी टीचर है उन पे लागू नहीं होगा। अगर वो टीचर चाहते हैं नहीं हम भी इन सब चीज़ों का लाभ लें, हम भी राजकर्मी बने,
तो उनको भी आयोग के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा उनको भी एग्जाम देना है। वो एग्जाम देते हैं तभी वो नियमित टीचर या फिर राजकर्मी कहलाएंगे। अगर नहीं देते हैं तो जो लोग दे के जाएंगे आयोग का एग्जाम, जो अभी जो टीचर बनेंगे वो उनसे बेहतर टीचर होंगे, उनसे एक ग्रेड आगे होंगे, वो जो होंगे सेकेंड ग्रेड के टीचर होंगे। मतलब ये है कि अभी जैसे डिफरेंस है नियमित और नियोजित में, वही डिफरेंस उस टाइम में हो जाएगा जब इन लोग की बहाली होगी। उस जो आयोग के माध्यम से आएंगे उनका पावर जो है नियमित के बराबर होगा, वो राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे, सैलरी अच्छा खासा होगा, अच्छा खासा उनको मतलब कि अहमियत दी जाएगी। और जो नहीं पहले से बहाल है ऐसे ही वो सेकेंड क्लास के टीचर होंगे, उनकी सैलरी भी कम होगी, उनको उतना अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा। ये सब फर्क है पहले के टीचर में और अब जो टीचर बहाल होंगे उनमें, ये सब फर्क है। और भी फर्क है। चलिए अब वो क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बारे में मतलब कि क्वेश्चन पे आते हैं, चूंकि नियमावली का आप समझ ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही आसान है। सिंपल सी बात में आप इतना जान जाइए कि अब आपको शिक्षक बनने के लिए जो सरकार जिस आयोग जिस कमीशन का निर्माण करेगी उसके तहत आपको एग्जाम क्वालिफाई करके तभी आप टीचर बन सकते हैं। सिंपल सी बात यही है और कुछ नहीं है। और जो सब बस एक नया चीज ऐड हुआ, दो नया चीज ऐड हुआ। एक तो ये कमीशन वाला है, दूसरा ये है कि जिला कैडर है, तीसरा ये है कि बिहार का निवासी ही अप्लाई कर सकता है ना। और भी मतलब इसमें खासियत है कि वही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा आपको। यही सब है और कुछ खास नहीं है, यही इसमें नियमावली में है। और बहाली का प्रोसीजर तो वो कमीशन जब विज्ञप्ति जारी कर तो मालूम होगा। अब क्वेश्चन में आते हैं कि सीटेट का मान्यता है कि नहीं है। बिल्कुल मान्यता है, वो तो पहली आहर्ता है। आप जब सीटेट क्वालिफाई करेंगे या बीटेट क्वालिफाई करेंगे तभी तो आपको कमीशन एग्जाम दे पाएंगे। तो ये पहली आहर्ता, ये तो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, सर अगर कम मार्क्स से क्वालिफाई हों, ज़्यादा मार्क्स से क्वालिफाई हों। देखिए जब ये कंपटीशन ला ही दिया है तो कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम कम मार्क्स लाने में हमेशा नुकसान रहेगा, आज हो कल हो कभी न कभी उसका नुकसान आपको समझ में आएगा। लेकिन ज़्यादा मार्क्स हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। आज नियम ऐसा, कल कुछ और नियम भी हो सकता है, ठीक है। तो सीटेट में मार्क्स अच्छा लाना आपको हमेशा। और फिर क्या कह रहा है कि अपेयरिंग वाला इसमें शामिल होंगे ही नहीं होंगे। देखिए अपेयरिंग वाला को तो शामिल करेंगे, लेकिन इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि आयोग जब नोटिफिकेशन निकालेगा तो वो उसमें लिखेंगे कि हाँ मतलब कि कौन कौन इसमें आ सकते हैं। लेकिन आप इतना मान लीजिए कि इसके बारे में भी सोचना नहीं है कि हाँ अपेयरिंग वाला को लेगा कि नहीं लेगा, है ना। क्योंकि सीटेट पहली आहर्ता है, इसलिए आपको पहले आप सीटेट क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद देखिए अभी आयोग का गठन होगा या आयोग को वो मतलब कि अनुशंसा की जाएगी किस तरह से लेना, वो अभी रूल्स नियम का निर्माण करेगा। तो अभी लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप लोग का सब चीज क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी उसमें टाइम है, तो उस बात को छोड़ के पहले जो आपका सीटेट है उस पर ध्यान दीजिए। और एग्जाम कौन लेगा तो बता ही दिए कि कोई कमीशन का निर्माण होगा वो लेगा एग्जाम हम पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे एग्जाम पास। आपको हम बता दें कि इससे पहले बीपीएससी जो है हेड मास्टर का बहाली लिया था और एग्जाम उसका लिया, उनमें क्या हुआ, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, बहुत कम हुए। फिर क्या किया बीपीएससी, फिर से विज्ञप्ति जारी किया, फिर से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लो किया, फिर से एग्जाम उसका ले रहा है। तो बिल्कुल होंगे। अगर आप कहें सर हम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, अगर आप नहीं होंगे ना तो जितने टीचर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कोई नहीं होगा, क्योंकि भाई वो लोग आप थक चुके हैं, उनका बाल दाढ़ी पक चुका है, अब उसमें वो एनर्जी नहीं है कि हाँ वो कोई कमीशन निकाल सके। तो ये मानिए कि आप बिल्कुल निकालेंगे और उनसे बेहतर ढंग से निकालेंगे और इसको आसान बनाएंगे, हम और भी आसान बनाएंगे। सिर्फ हम सिलेबस का वेट कर रहे हैं, कैरिकुलम का वेट कर रहे हैं। जैसे ही आयोग सिलेबस कैरिकुलम रिलीज करता है हम उसके बेस पर आपको एक अच्छा सा जो सीटेट में जैसे पैकेज बनाए हैं, जैसे आपके लिए सीटेट हम आसान करते हैं वैसा ही हम इनको भी आसान करेंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहें,
हम यहाँ खड़े हैं अभी आपके लिए। आप क्लास कब स्टार्ट करेंगे? क्लास हम स्टार्ट करेंगे, हम अभी आप नोटिफिकेशन आने दीजिए, उनके बाद में क्लास स्टार्ट हो जाएगी और बताएंगे भी, ठीक है। राजकर्मी का दर्जा क्या होता है? देखिए, राजकर्मी का दर्जा ये है कि आप डायरेक्ट बिहार गवर्नमेंट के आप वर्कर हो गए। पहले क्या थे? पहले आप पंचायत के वर्कर थे, प्रखंड के वर्कर थे, यानी कि आप राजकर्मी के वर्कर नहीं थे। आपको ज़्यादा अधिकार नहीं था, ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन राजकर्मी का मतलब है कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के नौकर हो गए। कह रहे जो ऑलरेडी टीचर है क्या वो एग्जाम देंगे? देखिए, अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको सेकेंड क्लास का टीचर बन के ही रहना है तो मत दीजिए एग्जाम, लेकिन चाहते कि नहीं हम, एक मिनट, अगर आप चाहते कि नहीं हम राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करें, हम भी अच्छी खासी सैलरी लें, वो सब सुख सुविधाएं लें, तो आप भी एग्जाम दीजिए और आप भी मतलब कि इसमें शामिल होइए। और इसमें जो है आपको सीटेट एक ही बार क्वालिफाई करना है, बार बार क्वालिफाई नहीं करना है, ओके। और जब ये आयोग लेगा तो जाहिर सी बात है कि ये ना हर साल होना है, 5 साल पे, 10 साल पे, 6 साल पे नहीं होना है, बल्कि ये हर साल होना है। हमारा अंदाजा यही कह रहा है। अब आते हैं क्या कि जो सबसे बड़ा चीज है, जो सबसे मेन चीज है, अहम चीज है, चूंकि आप नियमावली को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और प्रोसीजर भी जान चुके हैं, जो मोटा मोटी जो चीज जानने लायक है वो सब जान चुके हैं। अब हम आते हैं मेन के जो लोग सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो अब क्या करें। इस नियमावली के तहत जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं सीटेट, वो तो अभी बैठे हुए हैं, वो क्या करें, और जो लोग क्वालिफाई नहीं किए वो क्या करें। तो जो लोग सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं वो अभी अपना तन मन धन से आप सीटेट में लगिए, सीटेट को मतलब कि निकालिए, क्योंकि जब आप सीटेट आप क्वालिफाई रहेंगे नहीं तो आप कैसे उसमें आ पाएंगे? आप तो पहले हट गए। तो जो लोग क्वालिफाई नहीं है वो पहले सीटेट पे फोकस कीजिए, बिल्कुल पूरा 100% अपना माइंड उसको दीजिए, सीटेट को दीजिए। अब बच्चा क्या, जो लोग क्वालिफाई ऑलरेडी हैं वो क्या करें? देखिए, आप लोग जो लोग क्वालिफाई हैं उनके लिए हम एक अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं। उस वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो अभी तक का जो मतलब कि हेडमास्टर की बहाली हुई है, एस्टेट हुआ है, इनके आधार पे एक मोटा मोटी सी मतलब कि हम आपको बता दें कि आपको ये पढ़ना है, और जो हम बताएंगे उसको आयोग लेगा ही लेगा, उसको हटाएगा नहीं, क्योंकि वो एक जनरल पर्सपेक्टिव है, उसको तो लेना ही लेना है सिलेबस में। और कुछ को चेंज कर सकता है ना, जैसे उसमें आप रीजनिंग डाल सकता है, करंट अफेयर डाल सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, उसका मैथ डाल सकता है, और उसमें वो सोशल साइंस सब नहीं रहेगा। लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कि आयोग उसको हर हाल में लेगा, वहाँ से क्वेश्चन हर हाल में रहेगा। तो वो आपको हम दूसरा वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और अगर किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो फिर हमको कमेंट में मतलब कि कमेंट कीजिए, उस पर भी हम एक अलग से फिर वीडियो बनाएंगे, है ना। और हमको नहीं लगता कि आप कोई कन्फ्यूजन बचा हुआ है, ठीक है। मेरा नाम शहजादे खान है और सीटेट अकेडमी अररिया के हम डायरेक्टर हैं, और मेरा इदारा यहाँ अररिया में चलता है जो काफ़ी फेमस है। सब लोग जानते हैं कि हम हर साल एक रिकॉर्ड रिजल्ट देते हैं। इस बार भी हम 290 में से 215 का रिजल्ट दिए हैं। हाईएस्ट हमारे यहाँ 126 गया है, फिर 120-22 है, इस तरह से है। मतलब कि हमारे यहाँ मोस्टली स्टूडेंट जो है वो 105 प्लस है, रिजल्ट जून का हुआ है, 105 प्लस मार्क्स से रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो सेकंड बैच जो है वो आपको 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट बैच आपको मतलब कि फुल हो चुका है, वो मॉर्निंग में उसका टाइमिंग था 6 से 8, वो फुल है। सेकंड बैच 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, जिसका टाइमिंग 3 से 5 है। और आप लोग आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए, और फिर आगे का जो प्रोसीजर है उसको फुलफिल कीजिए। फिर वहाँ पे हम हैं ही हर तरह का प्रॉब्लम के लिए, जो भी प्रॉब्लम हो सोल्यूशन के लिए हम वहाँ हैं, ठीक है, ओके।